क्या हाल चाल है? बढ़िया है? पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है। चलिए तो आज जो है, आज से एक बिहार दरोगा बैच शुरू हुआ है। उसमें इतना ज़्यादा भीड़ था, हमको पहुंचने में, ठीक है, हम जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से हमको पहुँचने में ऊपर में पोडियम तक में 20 मिनट लगा पूरा, समझ गए। 5:10 पर हम निकले और 5:30 बजे हमको लगता है पहुँचे हैं पोडियम पे, समझ गए। अरे जलवा उलवा कुछ न है, बस रिजल्ट है, रिजल्ट, समझे, और कोई बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, इतना भीड़ था कि हम विद्यार्थी को बैठा नहीं सके, ठीक है, इतना भीड़ था, विद्यार्थी को बैठा नहीं सके। और जबकि जो ऊपर वाला क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, वो है, उसके पीछे वाला भी है, ठीक है। इसके बावजूद जितना विद्यार्थी बैठा हुआ था उतना विद्यार्थी जो है हमको लगता है लौट करके चला गया है। मतलब अब देखिए, सोचना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है जानते हैं, हम लोग जो है किसी भी बैच में अपना पूरा जान लगा देते हैं, नीचा लेवल से लेकर हर चीज को समझाते हैं। बच्चा समझता है, ठीक है, और समझता है तो स्वाभाविक सी बात है, उसको याद रहेगा, याद रहेगा, रिजल्ट होगा, रिजल्ट के कारण ही ऐसा है और कुछ भी नहीं है। हम लोग इंडियन पॉलिटी के लास्ट चैप्टर में आ चुके हैं। संविधान संशोधन पूछिए क्या? हाँ दिए थे, हाँ। अच्छा वो तो पढ़ाते पढ़ाते हम चेक करेंगे, ठीक है। फिलहाल पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। संविधान संशोधन, ठीक है, चलिए। देखिए, आइएगा आप बोर्ड पे, और यह जो चैप्टर है ना, सदाबहार चैप्टर है। कहिएगा क्यों सदाबहार चैप्टर है? क्योंकि इस चैप्टर का संबंध पूरे पॉलिटी से है, और इसलिए कोई भी परीक्षा हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, एक प्रश्न कम से कम इस चैप्टर से देता है, कम से कम एक प्रश्न इस चैप्टर से देता है। तो इसलिए इस चैप्टर को याद रखना जरूरी है। और देखिएगा, इस चैप्टर में जो हम चर्चा करेंगे उसकी चर्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में हम आपके साथ किए हुए रहेंगे, और आसान भी है। एक चीज को 2 बार आप जान लीजिएगा तो याद भी रहेगा, समझ लीजिएगा तो याद भी रहेगा। आप कोई भी परीक्षा जीएस आधारित देने जा रहे हैं, वनडे परीक्षा है, इंडियन पॉलिटी से उससे प्रश्न आना है, आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना है, और उतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज पढ़ सके। तो मेरा पर्सनली सलाह यह है, 3 चैप्टर आप पढ़ के जाइएगा। अनुच्छेद पूरा 1 से लेकर 395 तक पूरा देख लीजिएगा एक बार सरसरी निगाह से। दूसरा, संविधान संशोधन एक बार पूरा सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। तीसरा, संघ का शासन। क्वेश्चन यही 3 गो से तो आता है, बस ये 3 गो पढ़ के गए, क्वेश्चन आएगा, बनाइएगा। यही तीनों मेन है भी, समझ गए। तो अब हम लोग बात करते हैं संविधान संशोधन। सुनिए ना, एगो समोसा और चाय भेज दीजिएगा।
जानते हैं आज खाना नहीं खा पाए हैं, क्या बताएं आपको। जिस रोज बैच रहता है ना उस रोज आज तक रिकॉर्ड रहा है, जिस रोज मेरा बैच रहता है उस रोज हम खाना नहीं खा पाते हैं। अरे हम लोग भी आप ही के तरह हैं, हम भी आप ही के तरह हैं। जैसे कि आप जैसे काम को टालते नहीं है, करेंगे ना, तो वही चक्कर जो है हमको भी लगा करेंगे ना, क्या दिक्कत, कल करेंगे, और कल है। और जब कल हो जाता है ना तब जो है एकदम जब लास्ट टाइम होता है तब जाकर के हम काम करते। जैसे हुआ ये कि जो है आपको बिहार दरोगा पहला और दूसरा बैच में जो क्वेश्चन बैंक थी उसमें आंसर नहीं दिए थे, इसमें आंसर भी दिए हैं। तो आंसर तैयार 900 क्वेश्चन का आंसर तैयार किए हैं, रात भर जग करके किए हैं। और उसके बाद फिर क्लास आए, फिर उसका कोरेक्शन भी सही से नहीं करवा पाए। तो इस सब चक्कर में जो है खाना नहीं हो पाया आज। संविधान संशोधन, देखिए हम आपको पिछले क्लास में यह बात समझाए थे कि जो आपको संविधान संशोधन है क्या है। संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ना या किसी को हटा देना ही संविधान संशोधन है। अब संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ने या किसी प्रावधान को हटाने के लिए, संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ने या किसी प्रावधान को हटाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। अब संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में लाया जाता है, किस सदन में लाया जाता है। देखिए आप याद कीजिए, हम आपको इससे पहले भी बताए हैं विधेयक के विषय में। हम आपको बताए हैं विधेयक 4 प्रकार का होता है: सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ने या किसी प्रावधान को हटाने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि विधेयक किस सदन में आता है, लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जैसे कुछ विधेयक होते हैं जिसको राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है, और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसको राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से नहीं लाया जाता है। तो जो संविधान संशोधन विधेयक है, यह एक ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति के बिना पूर्व अनुमति के आता है। राष्ट्रपति के बिना पूर्व अनुमति के आता है, राष्ट्रपति के बिना पूर्व अनुमति के आता है। दूसरी बात, जो संविधान संशोधन विधेयक है यह संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। क्या लाए हैं, सिर्फ चाय लाए हैं जी? है फिर से लाइए, तो चाय ठंडा हो जाएगा महाराज। ठीक है, चलिए सुनिएगा। आप एक साथ न लाता, दिमाग नहीं है जी, आपको भी दिमाग मांगना है तो उसको काहे भेज दिए? फिर से दूसरा चाय मंगाइए, समझिएगा। चलिए सुनिएगा आप, यहां पे सुनिएगा आप। तो एक तो बात यह स्पष्ट हुआ कि यह विधेयक पूर्व अनुमति के बिना आता है, पूर्व अनुमति के बिना आता, मतलब राष्ट्रपति से कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। दूसरी बात, यह विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जा सकता है, कोई भी सदन में। यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही पहले रखा जाए, यह भी जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में ही पहले रखा जाए, ना, कोई जरूरी नहीं है। इसको पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है या इसको पहले राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। जैसे आप याद कीजिए, राष्ट्रपति को हटाने हेतु जो अनुच्छेद 61 के तहत
महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा, या दोनों में से किसी में? दोनों में से किसी में भी चलाया जा सकता है। जिंदा गाड़ देंगे हम आपको। आप तो पढ़े हैं, कॉपी पलट के देखिए तो कॉपी पलटिए, मुंह तोड़ देंगे हम। कैसे बोलता है लोकसभा, हे भगवान। देखिए कॉपी, देखिए कॉपी, देखिए आप देखिए तो क्या लिखा हुआ है उसमें। क्या लिखा हुआ है जी? कॉपी पलट के आप लोग भी देखिए, कॉपी में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? दोनों में से किसी में भी ना। तो कॉपी पढ़ने का समय नहीं मिलता है। मार फटास हम ठीक कर देंगे, नानी याद दिला देंगे हम। चलिए सुनिएगा, आप यहां आइए। तो जो ये विधेयक है, दोनों में से किसी भी सदन में आ सकता है। लोकसभा में भी आ सकता है या राज्यसभा में भी आ सकता है। अब मान लिया जाए पहले राज्यसभा में आया, राज्यसभा में आए तो पहले राज्यसभा पारित करेगा, तब लोकसभा जाएगा। अब मान लीजिए कि राज्यसभा पारित कर दिया, अब विधेयक लोकसभा चला गया। राज्यसभा पारित कर दिया, विधेयक लोकसभा चला गया। अब लोकसभा पारित नहीं किया। अगर लोकसभा पारित नहीं किया तो क्या माना जाएगा? माना यह जाएगा कि विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया। तो ध्यान रखिए, अगर संविधान संशोधन विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है तो कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, नहीं बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। अभी नहीं कहिएगा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा ना, एकदम नहीं। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। मतलब संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है। मतलब राज्यसभा अपना अलग पारित करेगा, लोकसभा अपना अलग पारित करेगा। कोई संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक को लेकर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि अगर एक सदन पारित कर दिया, दूसरा नहीं पारित किया, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भी नहीं है, तब क्या होगा? विधेयक खत्म हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने पहले पारित कर दिया, फिर लोकसभा में गया, लोकसभा ने भी पारित कर दिया। जब दोनों सदन पारित कर देता है, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा पारित कर देता है, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा पारित कर देता है, तो फिर विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। और जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो यहां पर संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, जैसे आप याद कीजिए, साधारण विधेयक के संदर्भ में याद कीजिए, साधारण विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति का मन है स्वीकृति देने का तो देगा, नहीं मन है नहीं देगा। मतलब साधारण विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है, रोक सकता है यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना। तो साधारण विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। जब संसद का दोनों सदन संविधान संशोधन विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति के पास एकमात्र विकल्प है, वह विकल्प है उस पर अपना हस्ताक्षर करे। दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। जैसे कि मान लिया जाए कि आप
आपका शादी लगा, आप लड़की वाला से पैसा ले लिए और फिर डेट तय हो गया, हर चीज हो गया, बारात द्वार लग गया, वहां आप गए, आप लड़की को पहले नहीं देखे थे, आपको मान लिया जाए कि लड़की पसंद नहीं आई, तो फिर वहां से लौटने का कोई उपाय नहीं। अगर लौटने का प्रयास कीजिएगा तो थुड़ा जाइएगा, यानी पिटा जाइएगा, फिर बताइए जीवन भर क्या इज्जत रह जाएगा उस ससुराल में। तो अगर ऐसा कभी आपके साथ होगा, एकदम भागिएगा नहीं, एकदम प्यार से जो है ठीक है, लड़की को बोल दीजिएगा जो हम सोचते हैं। हो सकता है हम यहां पे गलत भी हूं, ठीक है, जो हम सोचते हैं बोल दीजिएगा कि अभी तो भी स्थिति और परिस्थिति ऐसा है कि हमको तो तुम्हारा होना ही पड़ेगा, लेकिन तुम कभी ये मत सोचना कि हम तुम्हारा 100% हो जाए। बस इतना बात बोलिएगा, आपका काम खत्म है, समझे? इतना बात बोल दीजिएगा और ब्याह के ले आइएगा। अगर वो फिर भी नहीं मानी तो ब्याह के ले आइएगा। अगर वो ज्यादा इधर उधर करेगी तो आप उसको बोलिएगा कि हम तो तुमको बोले ही थे, हम तुम्हारा 100% कभी नहीं हो सकते हैं, समझे? चलिए, तो ये तो कहिएगा बहका रहे हैं। चलिए, तो खैर आपका इच्छा हो, आपको जो करना है। चलिए अब यहां आइए, तो वही जब राष्ट्रपति के पास जाता है ना, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदन द्वारा पारित होने के बाद कोई रास्ता नहीं, उसको हस्ताक्षर करना होता है और करते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह बात स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह बात स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक या लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। मतलब उसको देना होगा। और इस बार ही बिहार दरोगा इस प्रश्न को पूछा है, 2213 वाला में पूछा है, जो हाल फिलहाल में वैकेंसी क्लियर हुआ है, 2213 लोग नियुक्त हुए हैं, उसमें पूछा है। और हमको लगता है मेंस में पूछा है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य बनाया गया है। तो इसका उत्तर होगा 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971। यह बात ठीक है? मतलब संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना ही होगा, यह बात स्पष्ट है। अब देखिएगा, एक चीज और समझिएगा, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है, जिसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है। तो उस विषय में हम आपको बताते हैं। समोसा है, कुछ नया है जी। एकदम गर्मा गर्म समोसा है, खाइएगा। हल्ला मत कीजिए। पहले वाला चाय लाया है, बताइए। ठंडा है, पूरा ठंडा है। देखिए यहां पे समझिएगा अब आप, देखिए आपको केशवानंद भारतीवाद, कई दफा इसकी चर्चा हुई होंगी। तो केशवानंद भारतीवाद
भारतीयवाद। जानते हैं केशवानंद जो है ना, एक मठ का पुजारी था। जमीन विवाद को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसी जजमेंट को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कहा जाता है। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को दिया है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है 24 अप्रैल 1973 को दिया है। और 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती वाद का जजमेंट आया है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। संविधान के मूल ढांचा, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। देखिए हम यहां पर समझाना क्या चाह रहे हैं, आप समझिएगा। देखिए हम यहां पर यह बात समझाना चाह रहे हैं, एक चीज समझिएगा। जो भारत का संविधान है ना, भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार, भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को है। भारत की संसद को, भारत की पार्लियामेंट को है। भारत की पार्लियामेंट ही भारत के संविधान में संशोधन कर सकते है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन संसद भी संविधान के हर प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। संसद संविधान के उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो प्रावधान संविधान के मूल ढांचा में आता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रावधान को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में, संविधान के मूल ढांचा में शामिल किया है, उसमें संसद को भी औकात नहीं है कि वो संशोधन कर सकती है। संसद को भी औकात नहीं है कि वह संशोधन कर सकती है। अब आप कहिएगा संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत क्या है जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है? तो ये जो संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत हमारे मूल संविधान में नहीं था, हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जजमेंट में दिया। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कुछ चीजों को लेकर यह घोषणा करी कि ये जो प्रावधान है, ये संविधान के मूल ढांचा में आता है। जैसे आपको पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहां है? तो पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग हमारे संविधान के प्रस्तावना में है। तो क्या हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता है, जो कि मूल ढांचा है, क्या पंथ निरपेक्षता में संसद कोई संशोधन कर सकती है? नहीं कर सकती है। और पंथ निरपेक्षता का मतलब सामान्य अर्थों में वैसा देश जहां
सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो, जहां सभी धर्म अस्तित्व में हो, जहां पर राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, उसी को पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब लोग रहते हैं, इसलिए भारत पंथ निरपेक्ष है। तो कोई जो ये राग आलाप रहा है, कोई भी पार्टी, स्पेशली राजनीतिक पार्टी जो हिंदूवादी पार्टी है, वह ध्रुवीकरण वोट का, मतदान का, मत का ध्रुवीकरण करने हेतु यह बात कहती है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, फलना चिलना ढेकना करेंगे। सब आसान थोड़े है जी। सिकंदर के समय का भारत है क्या कि सिकंदर जीत लेगा? आज का भारत अलग है, उस समय का भारत अलग था। तो ये सब सिर्फ एक गलत प्रोपेगेंडा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बस। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है, कभी नहीं होने वाला है और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखिए ना, पाकिस्तान मुस्लिम इस्लाम राष्ट्र है, बांग्लादेश इस्लाम राष्ट्र है, देख लीजिए क्या होता है। तालिबान अफगानिस्तान में देख लीजिए क्या होता है। आप अपने स्तर पे सोचिए ना, अगर मान लिया जाए कि परिवार में एक ही लोग का सब चीज चलता है, तो परिवार के जो अन्य लोग हैं उसका कोई महत्व रहेगा? सब उससे कितना खफा रहेंगे, हाँ या ना? ये एग्जांपल सूट नहीं किया, ठीक है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो पंथ निरपेक्षता है ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, और पंथ निरपेक्षता बेसिक स्ट्रक्चर में आता है तो क्या कभी भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? क्या पंथ निरपेक्षता को कभी प्रस्तावना से हटाया जा सकता है? कभी नहीं हटाया जा सकता है। इसको हटाने का एकमात्र उपाय यह है कि सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को हटा दे, फिर तो संसद सर्वोपरि हो जाएगा, फिर न्यायालय का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर न्यायालय का सम्मान है तो उसमें कई सारे रीजन है, जिसमें एक ये भी है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। फिर आपको संसदीय शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली वैसी शासन प्रणाली को कहा जाता है जहां पर शासन संसद के सदनों के द्वारा चलाया जाता है, और संसद के 2 सदन होते हैं। भारत में आप देख सकते हैं, भारत में संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा ही देश में शासन चलाती है। कानून के निर्माण लोकसभा राज्यसभा के द्वारा ही बेसिकली किया जाता है। प्रधानमंत्री देश में शासन चलाते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता माना जाता है। मंत्री लोग देश में शासन चलाते हैं, वो लोग भी लोकसभा राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। तो देश में तो शासन लोकसभा राज्यसभा ही चलाता, मतलब संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का एक गुण है लोकसभा 2 सदन होना चाहिए। तो लोकसभा राज्यसभा इसलिए है, कभी भी दोनों सदनों को भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहेगा हम लोकसभा को ही समाप्त कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कोई कहेगा राज्यसभा को समाप्त कर देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली के लिए 2 सदन का होना जरूरी है। तो ये दोनों सदन कभी समाप्त नहीं हो सकता है, ये दोनों सदन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। संसदीय शासन प्रणाली हो गया। इसके बाद आपको अनुच्छेद 14 को याद कीजिए। अनुच्छेद 14 में 2 बात है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। अनुच्छेद 14 में भी जो प्रावधान है ना, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, वो भी कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और जानते हैं, अनुच्छेद 14 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जो राजनेता तक को नहीं छोड़ता है, और उसको भी जेल में चक्की पिसिंग करना होता है। अगर विधि के समक्ष समानता वाली बात नहीं होती तो लालू यादव का तो पहुंच सीधा
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक है कि था कि नहीं था? तो जेल जाते नहीं जाते। और सब नेता एक ही चट्टा बट्टा का आदमी होता है, वो दिखाने के लिए अलग है, वो जनता के सामने अलग है, सब एक है, समझ गए आप? दक्षिण भारत का एक मूवी देख लीजिएगा, आई एम भारत या ऐसे कुछ है, महेश बाबू है, आई एम भारत ही है, ऐसे कुछ है उसमें। हाँ, सीएम बनता है, वो सीएम बनता है, सीएम वो बनता है, हमको लगता है, हाँ बनता है ना। महेश बाबू का मूवी है, देखिएगा, उसमें भारत की पॉलिटिक्स को समझाया गया है, समझे? तो आपको इसको नहीं समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होगा। फिर इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। फिर आपको संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, मतलब संसद जो संविधान में संशोधन करता है उसका भी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार है तो संसद कुछ हो कर लेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी भी जो है, उसका भी जो है एक दायरा है। और देखिए, भारत का संविधान हम लोगों को बहुत अधिकार देता है, भारत का संविधान हम लोगों को बहुत अधिकार देता है, लेकिन एक सीमा के भीतर। जैसे हमको बोलने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 जब आप संविधान में पढ़े, आप तो पढ़े ही, हम तो पढ़ाए आपको, हमको तो लग रहा नया बैच ले रहे हैं ना, आप तो पढ़े हैं, ठीक है, सॉरी। अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने की आजादी है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने की आजादी है। तो अब आपको बोलने का आजादी है तो आप कुछ हो बोल दीजिएगा, भारत मुर्दाबाद का नारा लगा दीजिएगा, नहीं, देश विरोधी नारा लगा दीजिएगा, नहीं। वैसी कोई भी बात आप नहीं बोल सकते हैं जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करता है। अगर आप ऐसा करते हैं और करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर मुकदमा होगी और जेल में चक्की पीसिंग, समझ गए? तो बोलने का अधिकार है, एक सीमा के भीतर है। फिर आपको व्यवसाय करने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 देता है। तो क्या आप भारत में अफीम बेचने लगिएगा, हेरोइन बेचने लगिएगा, बिहार में शराब बेचने लगिएगा? नहीं, वैसा कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है जो प्रतिबंधित है। जैसे बिहार में आप शराब का व्यापार नहीं कर सकते हैं, हाँ चुरा करके गलत तरीका से तो आप कुछ भी कर सकते हैं महाराज, समझ गए? तो संसद को संशोधन करने की शक्ति है संविधान में, पूरे संविधान में, लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं है कि संसद कुछ भी कर दे ना, ऐसा नहीं है। सीधा सीधा नहीं सोचना है, सीधा सीधा कुछ नहीं है, समझे? तो यहां तक चीज समझ में आया? अब लिखना प्रारंभ कीजिए, लिखिए, लिखिए ना हो, समोसा तो हम खेबे करेंगे। लिखिए अब आप लोग, बताइए, चाहे लिखिए हो। संविधान में संशोधन करने को लेकर संविधान में संशोधन करने को लेकर जो विधेयक लाया जाता है
जो विधेयक लाया जाता है उसे संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। उसे संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। फुल स्टॉप। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। फुल स्टॉप। इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। फुल स्टॉप। अगर इस विधेयक को एक सदन पारित कर दे, अगर इस विधेयक को एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन पारित नहीं करे, दूसरा सदन पारित नहीं करे, तो इस स्थिति में यह माना जाता है कि संविधान संशोधन विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया है। फुल स्टॉप। मतभेद की स्थिति में भी संविधान संशोधन विधेयक को लेकर मतभेद की स्थिति में भी संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाते हैं।
मतभेद की स्थिति में भी संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाते हैं। नहीं बुलाए जाते हैं। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है। अलग अलग पारित करना होता है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। यह भी बात उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। यह भी बात ध्यान में रखे कि यह भी बात ध्यान में रखे कि अगर संसद का दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से, संसद का दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत, अपने 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित कर भेजती है, तो उस पर विधेयक को पारित कर भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो उस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो उस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो उस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो उस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। और यहां पर एक बात समझाएंगे, ठीक है? यहां पर एक बात और थोड़ा सा समझाते हैं, समझिएगा। देखिए, आप याद कीजिए, जब हम आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 समझा रहे थे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में क्या है बताइए तो? राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार, राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार, ठीक है? राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार है, ठीक है? वहां पर हम आपको यह बात समझाए हैं कि वीटो कितने प्रकार के होते? 4। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, विशेषित वीटो। भारत के राष्ट्रपति को एक वीटो के प्रयोग का अधिकार नहीं है। कौन है? विशेषित वीटो। क्या भारत के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग करते हैं? लेकिन क्या अमेरिका के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग करते हैं? इसका क्या मतलब है, यहां पे समझिएगा। वहां पर भी समझाए होंगे हम, पता नहीं समझाए या नहीं समझाए, समझाए थे, लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। वहां पर जितना समझे ना, उससे थोड़ा सा आगे यहां पर देखना होगा। देखिए, विशेषित वीटो के प्रयोग का अधिकार, विशेषित वीटो के प्रयोग का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति को है।
अमेरिका के राष्ट्रपति को है। देखिए, जब संसद यानी लोकसभा राज्यसभा, जब संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, जब संसद किसी विधेयक को अपने 2/3 बहुमत से पारित करती है, जब संसद किसी विधेयक को अपने 2/3 बहुमत से पारित करती है और यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उसको रोक ले, तो यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने विशेषित वीटो का प्रयोग किया है। लेकिन जब संसद किसी विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करती है और वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है कि वह इसे रोक सकता है, तो इसका यह मतलब होगा कि राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। मतलब भारत में अगर संसद ने किसी विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित किया है और वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति को उस पर अपना अनुमति देना होगा। राष्ट्रपति को उस पर अपना अनुमति देना। अब थोड़ा यह बात ज्यादा स्पष्ट हुआ होगा पहले की तुलना में कि भारत के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अब आप जहां तक लिखे हैं, बाध्य है, यानी अगर संसद 2/3 बहुमत से किसी विधेयक को पारित करती है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया है 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। 24वां संविधान संशोधन 1971 में स्पष्ट तौर पर यह बात कहा गया, वैसा कोई भी विधेयक जिसे भारत की संसद ने 2/3 बहुमत से पारित किया है, उस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। यानी हम यहां पे यह कह सकते हैं कि 24वां संविधान संशोधन 1971 भारत के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो प्रयोग का अधिकार नहीं देता है। क्या हम ये बात कह सकते हैं? हाय, कुछ समझ में आ रहा है? हाय हाँ या ना बोलिए ना। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि 24वां संविधान संशोधन 1971 भारत के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो के प्रयोग से रोकता है? विशेषित वीटो के प्रयोग से। तो देखिए, अभी तो ये क्वेश्चन पूछा था 2213 मेंस कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य बनाया गया है। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को विशेषित वीटो का अधिकार मिला है, तो यहां पर भी आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन 1971। यह बात तो वहां नहीं बताए होंगे, यह बात वहां नहीं बताए, बाद बाकी बात हम वहां पर भी चर्चा किए होंगे, लेकिन ये जो लास्ट लाइन कंक्लूजन दिए हैं, ये बात वहां पर नहीं बताए होंगे। वहां पर बताते भी तो आप नहीं समझ पाते। यहां पर अब आप बेहतर हैं कि आप समझ गए होंगे, समझ गए। तो ये चीज है, इसको भी लिखना है। अब नीचे से लिखिएगा, नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिएगा, नोट देकर के, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट देकर के लिखिएगा। 24वां संविधान संशोधन 1971 24वां संविधान संशोधन 1971 में
यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। फुल स्टॉप। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि चौबीसवां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971 राष्ट्रपति को 24वां संविधान संशोधन 1971 राष्ट्रपति को विशेषित वीटो का अधिकार नहीं देता है। 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 फुल स्टॉप। विशेषित वीटो का अधिकार नहीं देता। फुल स्टॉप। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जानते हैं कोई कंपटीशन ने पूछा है, आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। विद्यार्थी कहेगा ये तो हम पढ़ भी नहीं किए हैं, ये तो कहीं लिख लेना है, तो हम आपको लिखाए हैं, इस बात को समझिएगा। चलिए ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट लिखिएगा स्टार मार के। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद को है। सिर्फ भारत की संसद को है। सिर्फ भारत की संसद को है। लेकिन ध्यान रहे कि वैसे प्रावधान जिसे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद में संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है। संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है, उसमें संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है, उसमें संसद भी
संशोधन नहीं कर सकती है। उसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकती है। उसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद 1973 में संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत देते हुए संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत देते हुए संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत देते हुए निम्नलिखित प्रावधानों को निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया है जो निम्नवत हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत विद्यार्थी को पूछिएगा ना, आप अपने सीनियर को पूछिएगा ना, जो पढ़ लिया है, जो 5 साल से पढ़ रहा है, कहिएगा कि 5 गो संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत बताइए तो क्या क्या आता है, नहीं बताएगा, वो नहीं बता पाएगा। समझ गए? तो अब यही सब क्वेश्चन पूछता है, विद्यार्थी कहता है कहां से। देखिए पॉलिटी को लोग इजी लेता है, पॉलिटी इजी है भी, लेकिन अब पॉलिटी का क्वेश्चन पहले की तुलना में जो है थोड़ा सा उसको घुमा करके पूछता है, सीधा सीधा नहीं। देखिए जो सिलेबस है पूछेगा तो वही, जिसमें कॉमन सेंस है वो बना देगा, लेकिन जिसमें कॉमन सेंस है वो कहां से बना पाएगा। और मैक्सिमम विद्यार्थी में कॉमन सेंस है ये नहीं है, समझे? लिखिए, सबको चाहिए सीधा सीधा, समझे? तो थोड़ा सा जो है, इसलिए हम बोल रहे थे थोड़ा इनोवेटिव बनिए, और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आप देखिए, युग के अनुसार, समय के अनुसार आपको अपने आप को ढालना होगा। अब कोई आज के डेट में राजा हरिश्चंद्र बनेगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा बहुत छल कपट करना ही होगा, समझ गए? लेकिन एक टीचर का काफी सम्मान होता है समाज में, उनको छल कपट नहीं करना चाहिए, बाद बाकी लोग करे तो करे। और टीचर की गरिमा को कुछ लोग जो है ना गिरा दिए हैं, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर का स्थान सबसे ऊपर होता है, समझिए, क्योंकि वो आपका मार्गदर्शक होता है, वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए टीचर कैसा भी हो लोग सम्मान करता है। देखिए 3 लोग, माता पिता टीचर, कैसनो हो, ठीक है, उसका सम्मान जरूर कीजिए, क्योंकि जानते ये 3 लोग ऐसे होते हैं आपके जीवन में जो वो स्वयं कैसे भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, समझे? इसलिए बुरा से बुरा टीचर का भी आप सम्मान कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति से एक भी लाइन सीखे हैं ना, उसका सम्मान कीजिए, चाहे वो कोई भी है, उससे मतलब नहीं है, समझिएगा। और माता पिता जैसे भी हैं अच्छे हैं। अब इस संसार में बहुत लोग पागल भी हो जाते हैं। अब मान लिया जाए किसी की मां पागल हो गई, तो क्या हम अपनी मां को छोड़ देंगे? नहीं, ये मानवता नहीं कहता, ये नैतिकता नहीं कहता है, समझ गए? बल्कि अगर हमारी मां का वो स्थिति हुआ है, उसके जिम्मेदार हम भी कहीं ना कहीं रहे होंगे। कोई ऐसे पागल नहीं होता है, समझे?
और वो आपके कारण पागल हुई है, वो अपने परिवार के कारण पागल हुई है, और हम लोग उसको जो है नजरअंदाज करने लगते हैं, वो और उसका दिमाग खराब हो जाता है। बल्कि हमें कोऑपरेट करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ सिनेमा में देख करके आप बूंद बूंद आंसू बहा लेते हैं, लेकिन जब अपना फॉलो करने पर आता है तो साइड कट के निकल जाते हैं। अपनी मां तक को लोग पहचानने से इनकार कर देता है, जो कि एकदम गलत है, सरासर गलत है। समझ गए? तो ये चीज है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपके माता पिता आपके कारण जो है ऐसा ना हो। माता पिता का उम्र, माता पिता की सोच, माता पिता का हर चीज आपके सफलता के ऊपर निर्भर करता है। आप सफल होइएगा ना, वो 75 बरस के बदला 90 बरस जी लेंगे। आप असफल होइएगा तो 75 बरस के बदला 50 बरस में मर जाएंगे। असफल हो जाइएगा तो, समझे? तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आप लोग जिम्मेदारी को समझते नहीं है। थोड़ा सा कभी जानते हैं, कम से कम महीना में भी 1 घंटा स्वयं के विषय में सोचिए, समझे? तब देखिए कैसे ने पढ़िएगा, क्या बात करते हैं, समझ? लिखिए अब 1 नंबर में, यानी लिखते जाइएगा 1 नंबर 2 नंबर जैसे करना आप लिखिए, लेकिन इसको याद रखिएगा 1 नंबर 2 नंबर करके ही लिख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। 1 नंबर में विधि का शासन, 1 नंबर में विधि का शासन, 1 नंबर में विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन होगा। संविधान के तहत शासन चलाए जाएंगे, संविधान के तहत। इसका मतलब ये। 2 नंबर में शक्ति का पृथक्करण, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब समझते हैं? देखिए, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कुछ विषय है उस पर कानून संघ सरकार, राज सूची में कुछ विषय है उस पर कानून राज्य सरकार, समवर्ती सूची में कुछ विषय उस पर कानून दोनों। तो यही तो शक्ति का विभाजन है। मतलब ये जो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है, इसको भी कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता, इसको भी समाप्त। समझ गए? आगे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। आगे संविधान की सर्वोच्चता। आगे स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। आगे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य संतुलन। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य संतुलन। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य संतुलन, नीति निर्देशक तत्व के मध्य संतुलन। आगे लिखिएगा, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य संतुलन। आगे लिखिएगा, संविधान की संघात्मक ढांचा,
संविधान की संघात्मक ढांचा, संविधान की संघात्मक ढांचा, संविधान की संघात्मक ढांचा, संविधान की संघात्मक ढांचा। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, सीमित शक्ति। क्या गो हुआ जी? हो गया, हो गया, बहुत है, इतना याद रखिए, काफी है। ठीक है, ये हम छांट करके लिखाए हैं, अब इसमें आप नहीं छांटने लगिएगा। ठीक है, जो भी लिखाते हैं क्रीम लिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए तो मेरे साथ याद कीजिए, तो आइए। चलिए आइएगा, बताइएगा, बोर्ड पे आइए ना, तब कॉपी मोड़िएगा भाई महाराज। बोलिए तो, संविधान में संशोधन करने को लेकर जो विधेयक लाया जाता है, उसको लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती नहीं ना होती है। चलिए आगे, कौन सदन में लाया जाता है संविधान? कोई भी ना। अगर संविधान संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तो क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए? नहीं ना, नहीं बुलाया जाएगा। इसके बाद आगे बताइएगा कि संविधान संशोधन विधेयक को अगर 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा पारित कर देता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो क्या राष्ट्रपति उसको मना करेगा? हस्ताक्षर करेगा ना? हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है ना? कौन संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन 1900। अच्छा, कौन संविधान संशोधन राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता? 24वां संविधान संशोधन 1900। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास? किसके पास? संसद। किसके पास? संसद के पास है। इसके बाद क्या संसद संविधान के मूल ढांचा में संशोधन कर सकती है? नहीं ना कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया? केशवानंद। अच्छा बताइएगा, विधि का शासन मूल ढांचा है, संविधान सर्वोच्च होगा है, न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का पृथक्करण, इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, संविधान का संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य संतुलन, संसद के संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, ये सब है ना? ये सब संविधान के मूल ढांचा में आता है ना? तो क्या इसमें संसद संशोधन कर सकती? नहीं ना कर सकती है, नहीं कर सकती है। समझ गए? चलिए अब जो है कल के विषय में हम आपको बता दें कि कल जो है आपका क्लास नहीं होगा, आपका क्लास अब सोमवार से होगा। कल शनिवार को क्लास होता है, लेकिन कल आपका क्लास नहीं है, आपका क्लास अब सोमवार से होगा। जैसे चलता था वैसे होगा। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का। मेरे टेस्ट का डिस्कशन है, हमको निकलने दीजिए। ठीक है, तब आप लोग निकल जाइएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।